हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नारायण मीना नारायण एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला आपने सुना होगा, वर्णमाला आपने पढ़ी होगी। वर्णमाला जो चैप्टर है आपके हिंदी में, यानी एसआई में भी आता है, एमपी टेट में आता है, सी टेट में आता है, एस टेट में आता है, बी टेट में आता है। जितने भी सीजीटी वाले पेपर आते हैं, जितने भी मध्य प्रदेश के या सेंट्रल लेवल के जितने भी हिंदी में से जो पेपर आते हैं, उनमें कई पेपरों में यानी हिंदी का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। तो हिंदी के जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पूरे सिलेबस के साथ हम पढ़ेंगे, पर आज पहला चैप्टर को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। उस पहले चैप्टर का नाम है दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा और आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं दोस्त, भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य शब्द से बनता है और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। भाषा वाक्य से बनती है, भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य शब्द से बनते हैं और शब्द वर्ण से बनते हैं। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से क्या बनती है? भाषा बनती है। क्लियर है? कहते हैं भाषा की सबसे बड़ी इकाई, क्वेश्चन आ जाता है आपका, बार बार आया, कई बार आया कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम बता दीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम है वर्ण। वर्ण को हम ध्वनि भी बोल सकते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। लिखे तो वर्ण, ध्वनि बोले तो ध्वनि। यह अक्षर, अक्षर जिसका यानी क्षर ना हो सके, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। तो वर्ण की परिभाषा अगर हम देखेंगे, वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मैंने अभी हाल आपको बोला कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो मैं इसको परिभाषित करूंगा। जैसे मैंने लिखा राम बाजार गया, ये पूरा आपका वाक्य कहलाया। राम बाजार गया, ये पूरा आपका वाक्य कहलाया। मैंने इसको तोड़ दिया, फिर वाक्य को राम कोमा बाजार कोमा गया, ये आपका शब्द कहलाए। राम कोमा बाजार कोमा गया, ये आपके क्या कहलाए? शब्द कहलाए। मैंने फिर इसको तोड़ा, राम को मैंने रा, बड़ा आ, मा, इसी तरह छोटा आ, इसी तरह बाजार को हम तोड़ेंगे, बा प्लस बड़ा आ, जा प्लस आ, रा प्लस आ, इसी तरह। यानी ये सब क्या कहलाए? वर्ण। तो यानी वाक्य को तोड़ा तो शब्द बन गए और शब्द को तोड़ा तो क्या बन गए? वर्ण। तो वर्ण वह ध्वनि होती है, वर्ण की परिभाषा, वर्ण वह ध्वनि है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। समझ में आया? वर्ण वह ध्वनि है, वर्ण की कभी परिभाषा आपसे पूछे तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वाक्य के टुकड़े किए जा सकते, शब्द के टुकड़े किए जा सकते, पर वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन मैंने पहले बताया कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्लियर है? ये वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। दोस्त, जिस तरह एक माला होती है, उस माला में मोती पिरोए जाते हैं, ये मोती पिरोए जाते हैं, वो मोती क्रम से होते हैं। इसी तरह हिंदी जगत में वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के, अब वर्णमाला की परिभाषा दोस्त, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला इसलिए कहता है, आ के बाद में आ आता है, ई के बाद में ई आती है, ऊ के बाद में ऊ आता है, ऋषि, इस तरह व्यवस्थित क्रम है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। आपका क्वेश्चन कई बार आता है, कई पेपरों में आता है कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो थोड़ा छाप लेना, थोड़ा वैसे ही सुन लेना आप कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि की अनेक विशेषताएं, पर आप एक विशेषता याद रखो कि जो जैसा लिखा जाता है वैसे बोला जाता है, जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई, संस्कृत देववाणी में लिखी गई, इंग्लिश आपके रोमन लिपि में लिखी गई है। इसी तरह आपकी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई। देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। अब एक स्टोरी बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट की स्टोरी है। क्या है? जैसे इंग्लिश में एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट ने एक टीचर से सवाल किया कि सर नेठुरे यानी क्या होता है? नेठुरे यानी क्या होता है? टीचर
क्लास में था, उसने कहा कल बताऊंगा, उसे समझ में नहीं आया। दूसरे दिन घर पर जाता है, वो बुक में देखता है, नेटूरे देखता है। नेटूरे यानी क्या होता है? बच्चे ने मेरे से क्लास में सवाल किया नेटूरे यानी क्या होता है। उसने पूरा वोकैबुलरी देखी पर नेटूरे का उसको नहीं आया। दूसरे दिन जब टीचर स्कूल जाता है, बच्चा फिर पूछता है कि सर आपने बताया नहीं नेटूरे यानी क्या होता है। दूसरे दिन टीचर ने फिर उसको टाल दिया, बोला कल बताऊंगा। तीसरे दिन फिर वही सवाल कि सर नेटूरे यानी। अब 2 दिन टीचर स्कूल नहीं आया। उसने अब वो कहीं जाता, बच्चा वहां मिलता है कि सर आपने बताया नहीं। टीचर बहुत परेशान हो गया, 10 से 15 दिन हो चुके हैं। एक दिन उस टीचर ने उस बच्चे से पूछा, भाई तू ही बता नेटूरे यानी क्या होता है। नेटूरे यानी क्या होता है? कि सर आपको पता नहीं है नेटूरे यानी क्या होता है। तो उसने लिखा कि NATURE। टीचर ने देखा, पगले ये नेटूरे नहीं, ये तो नेचर है। ये तो क्या है? नेचर। यानी उस बच्चे को क्या नहीं आती थी, यानी उसने हिंदी पढ़ रखी थी, वो उसको क्या कहते थे? नेटूरे। क्योंकि नेटूरे, अब ये इंग्लिश शब्द हम इसको नेटूरे बोलेंगे तो वो क्या बोलता है बच्चा? वो टीचर उससे बोलता है कि तूने यानी बहुत बड़ा काम किया, 15 दिन तक मुझे परेशान किया, मैं तुझे यहाँ से इस स्कूल से निकाल देता हूँ। तो वो बच्चा बोलता है सर ऐसे मत करो, मेरा फुटेरे खराब हो जाएगा। मेरा क्या खराब हो जाएगा? फुटेरे। बच्चों समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा। उस बच्चे ने क्या बोला? सर मेरा क्या हो जाएगा? फुटेरे खराब हो जाएगा। फुटेरे, फुटेरे का। अब टीचर समझ गया कि इसको क्या नहीं आती है, इसको इंग्लिश भी नहीं आती और इसको क्या नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। फुटेरे नहीं है दोस्त, यानी ये क्या कहलाता है? फ्यूचर कहलाता है। पर कहते हैं ना इंग्लिश क्या है? गपोड़िया लैंग्वेज है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या लिखा जाता है और क्या बोला जाता है। पर हिंदी ऐसी नहीं है। देवनागरी की विशेषता बता रहा हूं दोस्त मैं। देवनागरी की विशेषता यही है, जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। इसमें अगर राम लिख रहे हैं तो वो आपको राम ही बोला जाएगा, राम ही लिखा जाएगा। पर इंग्लिश में देख लो आप, उस बच्चे को देख लो आप, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। तो दोस्तों हम यहां पर थे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है और देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। वर्णों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ण, ठीक है ना। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर को इंग्लिश में वोवल बोलते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कई लोग कंसोनेंट बोलते हैं। स्वर को वोवल बोलते हैं इंग्लिश में और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। स्वरों की संख्या, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। दोस्त अगर स्वर का नॉर्मल क्वेश्चन आए, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। आपका ऐसा क्वेश्चन है कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर जब आ जाएगा तो आप लगाओगे 13 और कुल व्यंजन आ जाए तो आप कुल में करोगे आप 35। नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो नॉर्मली स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जबकि व्यंजनों की संख्या कुल कितनी, नॉर्मली क्वेश्चन है 11 होती है और कुल आ जाए तो आपके कितनी होती है? 13 होती है। इसी तरह नॉर्मली क्वेश्चन है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 यानी 33 होती है और कुल में आ जाए तो आपके कितने होते हैं? 33 यानी 35 होती है। क्लियर है? ये हो गए आपकी। अब स्वर, स्वर की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ वोवल। स्वर की परिभाषा, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। समझना, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार और बोल रहा हूं, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं, हमेशा बोल सकते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं हम पहले स्वरों की। स्वरों की संख्या मैंने अभी हाल ही बताई थी। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और कुल स्वर हम मान लेते हैं, कुल स्वर मान नहीं लेते हैं। कुल स्वर को जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम कहते हैं स्वर, कुल स्वर यानी 13 होते हैं। स्वर की परिभाषा दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि कहते हैं ना बार बार लगातार, बार बार लगातार, लगातार बार बार आप किसी चीज को करोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। कहते दोस्त करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान और रसरी आवत देख पर सिल पर पड़त निशान। यानी बार बार करने से, लगातार करने से हर काम आसान हो जाता है। इसलिए मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक बोल सकता हूं। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब स्वर, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर,
अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये 11 हो गए। ये 11 स्वर होते हैं दोस्तों। कुल में जाए तो अम को और हमें को भी हम स्वर मान लेते हैं, पर यहां पर यानी स्वरों को भी माना गया। अम को यहां पर अनुस्वार बोलते हैं। अम को यहां पर क्या बोला गया? अनुस्वार बोला गया। और आ को यहां पर बोला गया विसर्ग। आ को क्या बोला गया? विसर्ग बोला गया यहां पर। इन दोनों के योग को हम बोलते हैं अयोगवा। इन दोनों के योग को बोला गया अयोगवा। योग न होने पर भी जिनका योग हो जाता है वो वर्ण कहलाते अयोगवाह वर्ण। कई बार क्वेश्चन आया है यहां पर कि अयोगवाह वर्ण किन्हें कहते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अकेला वर्ण अयोगवाह कभी नहीं कहलाएगा। अम और आ अगर दोनों कॉम्बिनेशन में है तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। दोस्त एक बहुत बड़े व्याकरणचार्य हुए हैं जिनका नाम है आचार्य किशोरदास वाजपेयी। नाम सुनना दोबारा से। आचार्य किशोरदास वाजपेयी के अनुसार उन्होंने बोला योग न होने पर भी जिनका योग हो जाता है उन्हें ही हम अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह व्यंजन होते हैं, अयोगवाह स्वर होते हैं। अयोगवाह स्वर के श्रेणी में इसको बोला गया है। कई जगह व्यंजन भी बोला गया है। कैसे भी आपका आ जाए कि अयोगवाह वर्णों की संख्या, तो अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अम और आ। इन दोनों के योग से अयोगवाह बनता है। इन दोनों का योग ही है अयोगवाह। तो अम अगर ऐसे देखा जाए तो अम को अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार का मतलब जैसे हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, जैसे अंगुली है, ठीक है, अंगूर है, तो वहां पर जो आग के ऊपर जो बिंदी है वो क्या है? अम है। वही क्या? अनुस्वार है। और विसर्ग प्रायः, अतः, दुख, प्रातः, ये क्या? विसर्ग है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप थोड़ा समझना। प्रातः, दुख, अतः, ये क्या है? विसर्ग है। विसर्ग यानी जो जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो कहां पर किया जाता है? संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो ये अब मात्रा के आधार पर स्वर, तो मात्रा के आधार पर मैंने लिखा पहले हस्वर। हर स्वर भी इन्हें बोला जाता है, लघु स्वर भी इन्हें बोला जाता है, और एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। मैं एक बार नहीं 2 बार बोलूंगा। हर स्वर भी इन्हें बोला जाता है, लघु स्वर भी इन्हें बोला जाता है, एक मात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है। हर स्वर अगर परिभाषा के तौर पर बोलूं तो हर स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगे, अर्थात लघु समय लगे, वो स्वर हस्वर या ह्रस्वर के नाम से जाना जाता है। हर स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हस्वर कहते हैं। क्लियर है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि हस्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि किसके अंतर्गत आते हैं? हस स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मेरा स्वर है दीर्घ स्वर। नाम से ही बड़ा दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ स्वर की परिभाषा है वह स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा मेरा स्वर है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर को पढ़ने से पहले दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। दोस्तों 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 4 11, ये कुल 7 4 11 हो गए। नॉर्मली क्वेश्चन आता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। तो इस तरीके से तो हर स्वर ये हो गए दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये कौन से कहलाए? आपके दीर्घ स्वर। तीसरा स्वर है मेरा प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब होता है वह स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष की अपेक्षा, दीर्घ की अपेक्षा भी ज्यादा टाइम लगे, अर्थात 3 गुना समय लगे, अर्थात 3 गुना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का उपयोग किसी को पुकारने में, रोने में, गाने में, चिल्लाने में किया जाता है। प्लुत स्वर को जो डिनोटेट किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, 3 से परिभाषित किया जाता है, तीसरे से परिभाषित किया जाता है, 3 नंबर से परिभाषित किया जाता है। आपने महाभारत पढ़ी होगी, आपने रामायण पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसा लिखा होगा आपका। जैसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में यानी 3 गुना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? 3 गुना, अर्थात 3 गुना। जैसे कहते हैं ओम, जैसे
कई कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, जैसे आपने ये देखा होगा, इसको इससे भी डिनोटेड किया जाता है 3 जैसे राम, ठीक है ना। किसी को पुकारने में जैसे सीथे, तो किसी को पुकारने में, रोने में, गाने में, चिल्लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लस स्वर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये स्वरों के प्रकार थे जो आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन आते हैं। दूसरी जो वीडियो में हम अग्र स्वर भी पढ़ेंगे, मध्य स्वर भी पढ़ेंगे, पश्च स्वर भी पढ़ेंगे, संवृत भी पढ़ेंगे, विवर्त भी पढ़ेंगे, अर्धवर्त भी पढ़ेंगे और स्वरों के बारे में हम यानी परिभाषित करेंगे। पर नॉर्मली जो आपके हर पेपर में क्वेश्चन आता है इन्हीं स्वरों में से आ जाता है। दूसरी जो वीडियो होगी उसमें हम अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, कंठ के आधार पर, सब आधारों पर पढ़ेंगे। आज पहला वीडियो इसका है ये। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्त व्यंजन के बारे में। सबको समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा होगा, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के प्रति बैठे हो, तो आपको समझ में आएगा। कहते हैं दोस्त जो सबसे ज्यादा एनर्जी लगाता है वो सक्सेस हो ना हो, पर जो सही दिशा में एनर्जी लगाता है वो जरूर सक्सेस होता है। कहते मैंने बार बार बोला है, बार बार बोलता हूं, मेरा एक लाइन है कि दशा बदलने के लिए सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। तो दशा बदलने के लिए सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। बातें तो अपनी होती रहेगी, हम व्यंजन पर पहुंच जाते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। व्यंजन वर्ण की परिभाषा, व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। सुन लेना, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अर्थात हर व्यंजन वर्ण में एक स्वर छुपा होता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती, अर्थात हर व्यंजन वर्ण में एक स्वर छुपा होता है। दोस्तों व्यंजन पढ़ाने से पहले मैं आपसे यही बोल रहा हूं, हिंदी आपकी इतनी अच्छी होगी, हिंदी आपकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका पेपर में यानी छूटेगा। बस आपको पूरी एनर्जी लगाना है, आपको थोड़ा टिकना है, थोड़ा आपको बैठना है, ठीक है ना। जो जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको इसको छापना है, आपको इसका क्या बनाना है? आपको फेयर बनाना है, आपको फिर इसको दोबारा से पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे, ठीक है ना, दोबारा पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो ये जो वर्णमाला आप पढ़ोगे इस वर्णमाला का पोस्टमार्टम हो जाएगा, ये वर्णमाला का इंतकाल हो जाएगा, ये वर्णमाला आपके दिल दिमाग के अंदर छप जाएगी। पर छपेगी तब, ठीक है ना। कहते हैं दोस्त हुनर सबके अंदर होता है, किसी के अंदर छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो आपके अंदर भी हुनर है, बस आप अपने हुनर को पहचानो और आगे बढ़ो। बात मैं वही कर रहा हूं, दोबारा जाता हूं व्यंजन पे। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्णों की संख्या की बात करता हूं तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कुल व्यंजन वर्ण होते हैं 35 यानी 35 व्यंजन वर्ण। क ख ग घ ण, ये च छ ज य, ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स स स छत्र ज्ञ। दोस्तों ये जो व्यंजन वर्ण है, आपका क्वेश्चन आ जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपका क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आया, बार बार क्वेश्चन आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो बार बार, ठीक है, लगातार क्वेश्चन आया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर मां। स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर मां तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। दोस्तों जो क वाली लाइन है इसको हम कंठ वर्ण बोलते हैं, हम कंठ व्यंजन इन्हें बोलते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, कंठ व्यंजन या कंठ वर्ण इसलिए बोलते हैं, ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। देखना, क ख ग घ घ ण, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कंठ व्यंजन या कंठ वर्ण। क्लियर है? दूसरा मेरा वर्ण है च वाली लाइन। च वाली लाइन में आता है तालु। तो तालु का मतलब जीभ के छत का ऊपरी भाग यानी टच करे तालु को, ऊपर वाले तालु को, तो उन्हें तालव्य कहते हैं। च छ ज झ झ य, तो ये तालव व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तालव व्यंजन कहलाते हैं। तालव व्यंजन या तालव वर्ण हम इन्हें बोलते हैं, तालव्य वर्ण। क्लियर है? ये मूर्धन्य, दोस्तों एड़ी से लेकर चोटी को मुर्दा बोलते हैं इसको।
पर हिंदी जगत में यानी मूर्धन्य, यानी मुंह के जो भाग होते हैं, मुंह का ऊपरी वाला भाग क्या मूर्धन्य कहलाता है। यानी जीभ, जैसे हमारी जीभ ऊपर टकराती है, ट ठ ड ढ ण, तो ये मूर्धन्य, यानी जीभ के छत का ऊपरी भाग को टच करे वो मुर्दा कहलावे। क्लियर है, समझ में आवे? बिल्कुल बिल्कुल। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण, ये क्या कहलावे? मूर्धन्य वर्ण कहलावे। अब आपका दंत, दंत का मतलब होता है जीभ दांतों को टच करे। अपनी जो जीवा है वो किसको टच करेगी? अब दांतों को। त थ द ध न, तो ये वर्ण कौन सा कहलावे? आपके ये दंत वर्ण कहलावे। बिल्कुल समझ में आवे। अब आपके ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ अर्थात जो ओंठों से यूज किए जाते हैं, जो ओंठों से बोले जाते हैं, तो उन्हें हम ओष्ठ वर्ण के नाम से जाना जाता है। प फ ब भ म, यानी जो होंठों से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब होता है दोस्त पूरा मुंह खुलता भी नहीं, पूरा मुंह बंद भी नहीं होता है, और अंतस्थ का मतलब बीच में ये रह जाते हैं, यानी मुंह बीच में रह जाता है। देखना ऐसे य र ल अ, तो इनको अंतस्थ के नाम से जाना जाता है। कभी कभी संख्या पूछ ली जाती है कि अंतस्थ की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है, ये आपके दूसरे हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा निकले, ऊष्मा एनर्जी निकले, उसे ऊष्म वर्ण बोलने देते हैं। स स स ह, पूरी ऊष्मा निकल गई। ऊष्म का मतलब यानी ये भी ऊष्म वर्णों की संख्या आपका क्वेश्चन पूछ ले कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दोस्त लास्ट में आपका संयुक्त व्यंजन। अब नाम से ये संयुक्त, संयुक्त का मतलब आप भी जानते हो, संयुक्त का मतलब दोनों होता है। संयुक्त का मतलब जो 2 से मिलकर बने हम उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी बताई गई है? आपकी 4 बताई गई है। संयुक्त व्यंजन जो 2 से मिलकर बना है, जिस तरह छच्छा है तो यह का और सा से मिलकर बना है दोस्त। किससे? का और सा से। और ये त्र है तो ता और रा से मिलकर बना। इसी तरह ज्ञ है तो जा और या से मिलकर बना। इसी तरह ये स्र है तो सा और रा से मिलकर बना है, तो इसलिए इन्हें हम क्या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कई बच्चों को समझ में नहीं आता छ कैसे बना। जैसे दोस्त हम पढ़ते हैं कक्षा, जैसे मैंने लिखा कक्षा, तो हम क्या डायरेक्ट पढ़ता है कक्षा, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कक्षा। इस तरीके, जिस तरह हम लिखते हैं त्रिशूल, हम त्रिशूल को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं त्रिशूल, पर यानी त्रिशूल तो त और रा से, इस तरीके से, यानी ये 2 से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा मैं, इसको द्विगुण व्यंजन कहा गया। द्विगुण, ड और ड को, आपका क्वेश्चन आ जाता है ड और ड को क्या बोला गया? कभी क्वेश्चन आता है, इसको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। और एक ड ये होता है और एक ड ये होता है, इसको उतिक्षप्त व्यंजन बोलते हैं। उतिक्षप्त व्यंजन का मतलब होता है जीभ लुढ़क कर ऊपर छत को टच करे, उसे उतिक्षप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना, अलग अलग आएगा, आपका कंफ्यूज नहीं होना कि द्विगुण क्या है और उतिक्षप्त कौन सा है, एक ही है। ठीक है ना, एक जैसे समझ में आएगा आपको। क्लियर है? अब मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बता दिया था कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप दोबारा बोलिएगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब जा रहा हूं मैं प्राण के आधार पर व्यंजन। तो पहला व्यंजन है अल्प प्राण। नाम से जाहिर हो रहा अल्प प्राण। अल्प का मतलब कम प्राण निकले। प्राण का मतलब यहां वायु से बोला गया, प्राण का मतलब यहां O2 से बोला गया, प्राण का मतलब यहां एनर्जी से बोला गया। जिसको बोलने में कम एनर्जी वेस्ट हो, जिसको बोलने में कम एनर्जी लगे, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। समझ में आना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है ना, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। पहला, तीसरा और 5वां क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। पहला, दोबारा बोल रहा हूं, तीसरा, 5वां क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना, फिर बोल रहा हूं, पहला, तीसरा, 5वां क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। अल्प प्राण जिनमें कम प्राण निकले, मैंने लिखा भी है। और अंतस्थ वर्ण भी किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन भी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? दूसरा व्यंजन है मेरा महाप्राण। नाम से जाहिर हो रहा है कि महाप्राण, महा यानी ज्यादा, प्राण यानी वायु, वायु यानी O2, O2 यानी एनर्जी, O2 यानी ऑक्सीजन। जिसको बोलने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़े वो कहलावे आपके महाप्राण।
प्रत्येक वर्ग का, ठीक है ना दोस्त, दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाएगा आपका, दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। मैं आपसे बार बार बस यही बोल रहा हूं, आप मुझे सिर्फ 2 बार सुन लेना, आपको बिल्कुल 100% हर तरीके से पूरी हिंदी समझ में आएगी। आज मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं वर्णमाला। मैं हिंदी को आप इतनी आसान कर दूंगा, कई लोगों को डर लगता है एसआई में 70 में से 70 आपके आएंगे, पर कब आएंगे, जब आप पूरी तरीके से पढ़ोगे, पूरी तरीके से एनर्जी लगाओगे, उसके प्रैक्टिस सेट लगाओगे, प्रीवियस पेपर लगाओगे, ठीक है ना, सोल्ड पेपर आप जो लगाओगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लगाओगे, कई तरीके से, कहते हैं ना कई तरीके से हम पढ़ेंगे। हम बड़ी रणनीति के साथ हिंदी को पढ़ेंगे, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, हम बार बार पढ़ेंगे। कहते हैं 10 जगह कुएं खोदने से कोई मतलब नहीं, एक ही जगह कुआं खोद लो, एक ही जगह इतना गड्ढा कर दो कि पानी हमेशा निकलता रहे। अगर आप हिंदी को पढ़ रहे हैं तो पूरी एनर्जी लगा दो, क्योंकि अभी एमपी टेट चल रहा है, आपका सी टेट चल रहा है, अभी 1 महीने में यानी पेपर होने वाले हैं, तब एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों ने मेरे से बोला, इसलिए मैं अब पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया। रेगुलर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और कई टॉपिक में आपको ट्रिकी माध्यम से करवाऊंगा हिंदी में। जैसे कोई कहता मुझे संधि नहीं आती, मुझे समास नहीं आता, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल एनर्जी लगाओ, आप तो बैठो ध्यान से, बड़े प्यार से, मजे लो, आपको हिंदी चल रही है। तो महाप्राण 2 और 4, महाप्राण 2 और 4, महाप्राण जिस तरह इस लाइन का ठ और ड है, तला थ और ध है महाप्राण, फ और भ ये महाप्राण, और उस व्यंजन भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्लियर है। अघोष नाम से ही जाहिर हो रहा, ट्रिकी माध्यम, अघोष यानी आगे के 2, अघोष, अघोष आगे, अघोष आगे के 2, 1 2 और फ स ये भी क्या कहलाते हैं, आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ये घोष के आधार पर, घोष का मतलब स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर होते हैं। ये आपके प्राण के आधार पर होते हैं। प्राण के आधार पर 2 होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर होते हैं अघोष और सघोष। यहां होती है स्वर तंत्रियां। तो अघोष यानी पहले के 2, तो ये पहले के 2 क्या कहलाएंगे, आपके अघोष कहलाएंगे, और ये वर्ण भी क्या कहलाएंगे, आपके अघोष कहलाएंगे। दूसरा आपका क्या कहलाएगा, सघोष। सघोष का मतलब तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएंगे, और ये सभी स्वर क्या कहलाएंगे, सघोष। दोस्तों दूसरा एक वर्ण होता है इधर, ये वाली जो लाइन होती है जिन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं, इन पंचम वर्णों को हम नासिक व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। नासिक व्यंजन का मतलब होता है जो नाक से बोले जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन बोलते हैं। फिर आपका एक व्यंजन होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है ल, यानी पार्श्व का मतलब जीभ के अगल बगल भाग को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं। जीभ के अगल बगल भाग से हवा निकल जाए उसे हम पार्श्व बोलते हैं, इसलिए पार्श्विक व्यंजन ल होता है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ल होता है। और आपका दूसरा व्यंजन है दोस्त लुंटित या प्रकंपित व्यंजन। नाम से ही जाहिर हो प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब होता है कंपन। प्रकंपित यानी मुंह का भाग यानी कंपन करने लगे, उसे हम कहते हैं प्रकंपित। देखो देखना रर्रा, कंपन होने लगा, रर्रा, प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। दोस्त आज हमने हिंदी का पहला चैप्टर यानी फिनिश किया है। मुझे विश्वास है आपको पूरा समझ में आया होगा। मुझे विश्वास है कि आप बैठोगे, मुझे विश्वास है कि आप पढ़ोगे, मुझे विश्वास है कि आप एक होनहार छात्र हो। मुझे यह भी विश्वास है कि आप पूरी तरीके से एनर्जी लगाओगे। दोस्तों आपके विश्वास से ही, ठीक है ना, कहते हैं जिस तरह हृदय को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है और किसी काम को करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, तो वो विश्वास आपको होना चाहिए। सब कुछ आएगा, आप निकलोगे। आप विश्वास करो कि मैं पुलिस बनूंगा, आप विश्वास करो कि मैं एमपीएसआई बनूंगा, आप विश्वास करो कि मैं संविदा बनूंगा, आप विश्वास करो कि मैं ये करूंगा। ठीक है दोस्त, आज हिंदी की क्लास को हम वर्णमाला को यहीं समाप्त करते हैं और कल हम हिंदी का दूसरा चैप्टर लेकर आते हैं बिल्कुल सरल विधि से। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।